नमस्कार, मैं हूं मयूरी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन लोहिया भवन अकबरपुर अंबेडकर नगर में किया गया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन असीम अरुण ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने हुए रोजगार परक बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। समाज कल्याण विभाग बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से जिले में 1.5 लाख बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन यापन के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्रदान कर रही है। सरकार की योजनाओं का अंतिम पायदान तक योजनाएं पहुंचा रही है ताकि विकास में कोई पीछे न छूटे। खबर औरैया से है, जहां जिला अधिकारी नेहा प्रकाश और पुलिस अधीक्षक चारों निगम ने नू हरियाणा राज्य में हुई घटना और ज्ञानवापी फैसले को देखते हुए जनपद में कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने और आगामी त्योहारों को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ औरैया कोतवाली क्षेत्र फफूंद्र कस्बे में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया। थाना कोतवाली पड़ने वाले मुख्य चौराहों, बाजार तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल भ्रमण करते हुए लोगों से संवाद कर सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। इस दौरान सीओ सिटी महेंद्र प्रताप सिंह और एसडीएम सहित अन्य अधिकारी और भारी पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। मुर्शिदाबादी क्षेत्र है, डीएम मैम ने और मैंने यहाँ पे भ्रमण किया है सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, और बाकी जो हमारी पुलिस फोर्स है उनको अलर्ट करके जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए वो दिए गए हैं, अमल में लाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। INDIA कई राजनीतिक दलों को संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने अधिवक्ता वैभव सिंह के माध्यम से कहा कि कई राजनीतिक दल हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगों के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जो कि निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और वोट हासिल करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक और राजनीतिक कदम है। यह चिंगारी जो राजनीतिक घृणा को जन्म दे सकती है, जो अंततः राजनीतिक हिंसा को जन्म देगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें मयूरी, अगर बात की जाए तो विपक्षी दलों का जो एक अलायंस बना है इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिससे इंडिया के गठबंधन अलायंस बनने के बाद से ही कहीं ना कहीं तमाम सत्ताधारी पक्ष के लोग कहीं ना कहीं इस गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताएं। इसके बाद से अगर बात की जाए तो दिल्ली के एक की तरफ से दिल्ली के हाई कोर्ट में एक रिट दायर की जाती है, एक याचिका दायर की जाती है, और याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज की तरफ से साफ तौर से कोर्ट से विनती की जाती है, आग्रह किया जाता है कि विपक्षी दलों का जो अलायंस बना है इंडिया, उससे साफ तौर से जो आम जनमानस है उसके अंदर देश की भावना जगाकर और चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए ये उपयोग किया गया है। साथ ही उनका कहना है कि इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, और अगर नेताओं के द्वारा बयानबाजियां होंगी तो निश्चित तौर पर कुछ आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग नेता जन कर सकते हैं। इसको लेकर अगर बात की जाए तो आज सुनवाई होनी है, और सुनवाई में देखना होगा मयूरी की आज माननीय कोर्ट इस पर क्या अपना रुख देता है। जी विवांशु, ये जो हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है, उसमें क्या कुछ जवाब मांगा गया है? जी, इसमें साफ तौर से अगर नाम की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग से कहीं ना कहीं ये नाम का भी प्रस्ताव भेजा गया है, पारित नहीं हुआ है अलायंस का लेकर। अब बात की जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर से निर्वाचन आयोग से इस बात की जानकारी हासिल करने को लेकर अभी अपना नोटिस भेजा। इसमें साफ तौर से लिखा है कि अगर ये इंडिया नाम दिया जाता है तो उसका आधार क्या होता है। साथ ही आपको बता दें कि जिस
जिस नाम से कहीं ना कहीं अलायंस तैयार हुआ है, उसको लेकर पूर्व में भी नेता भारतीय जनता पार्टी के कई बयान दे चुके हैं और उनका कहना है कि सहानुभूति लेने को लेकर और आम जनता को कहीं ना कहीं इंडिया नाम से अपने मंसूबों को कहीं ना कहीं देखे तो एक तरह से उससे जीत हासिल करने के लिए इस तरह का नाम लिया गया है। इससे चुनाव में माहौल खराब हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि निर्वाचन आयोग दिल्ली हाई कोर्ट का जो सवाल है उसका किस तरह से जवाब देता है, वो वक्त बताएगा। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आईएनडीआईए के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। वहीं अब इस गठबंधन को बड़ी राहत मिली है क्योंकि नाम का इस्तेमाल पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है और केंद्र और निर्वाचन आयोग और विपक्ष को नोटिस भी भेजा गया है। बहुत स्लो है। के इस्तेमाल पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है और केंद्र और निर्वाचन आयोग और विपक्ष को नोटिस भी भेजा गया है। बता दें कि आईएनडीआईए के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी मामले पर नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामले में हर किसी को हैरान कर दिया था कि किस तरह से नौकरी मिलने के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जहां एक पति ने अपनी पत्नी को जमीन बेचकर उसकी पढ़ाई लिखाई कराई और पत्नी का चयन लेखपाल के पद पर हो जाता है। वहीं कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहता है लेकिन फिर धीरे धीरे पत्नी के तेवर बदल जाते हैं और वह अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। प्यार की ये कहानी यही नहीं खत्म होती बल्कि कि पत्नी ने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए न्यायालय में तलाक की अर्जी दे दी। काफी सालों तक मामला चलता रहा और अंत में न्यायालय ने पत्नी द्वारा दी गई अर्जी को खारिज कर दिया। वहीं पीड़ित पति आज भी अपनी पत्नी और बेटी का इंतजार कर रहा है लेकिन पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। ज्ञानवापी एसआई सर्वे मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में एसआई का सर्वे हो रहा है। वाराणसी से ये खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही ये सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में कल हो सकता है मशीन का इस्तेमाल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें सर्वे में कल मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एसआई ने 4 पन्नों का स्ट्रक्चर बनाया है। अभी तक सिर्फ कागजी काम हुआ है, अभी तक सिर्फ कागजी काम किया गया है। ये बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे हुआ है। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल इसमें मशीन का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एएसआई ने 4 पन्नों पर स्ट्रक्चर बनाया है। एएसआई ने 4 पन्नों का स्ट्रक्चर बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे हुआ है। अभी तक सिर्फ कागजी काम किया गया है। वहीं अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सर्वे में कल मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है मुस्लिम पक्ष ने, जिस पर आज सुनवाई भी हो रही है। बता दें कि ये सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या कुछ फैसला होता है। बता दें ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे सुबह 7 बजे से ही शुरू हुआ है। सर्वे में कल मशीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
एएसआई ने 4 पन्ने पर स्ट्रक्चर बनाया है। अभी तक सिर्फ कागजी काम हुआ है। वहीं अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सर्वे को लेकर मशीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सर्वे का विरोध कर रहा है मुस्लिम पक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा मुस्लिम पक्ष। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे सुबह से ही शुरू हुआ है। वहीं अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कल से मशीन का प्रयोग किया जाएगा सर्वे में। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। 43 सदस्यों की एएसआई की टीम है जो अलग अलग पैमानों पर ज्ञानवापी परिसर में अपने 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 सर्वे का काम करेगी और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट और जिला प्रशासन को सौंपेगी। जिस तरीके से लगातार मुस्लिम पक्ष एएसआई के सर्वे का विरोध कर रहा था और पिछले 1-1.5 साल में ये तीसरी बार होगा जब एएसआई वहां सर्वे करने गई है। इसके पहले जब सर्वे का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले जिला वाराणसी ने दिया था तब मुस्लिम पक्ष इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोक दिया था और मुस्लिम पक्ष से कहा था कि आप हाईकोर्ट का रुख करें। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलें सुनने के बाद बकायदा एक दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को सुना, एएसआई से सवाल जवाब किया और एएसआई के सवालों से संतुष्ट होने के बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी। यह कहते हुए इजाजत दी कि इससे दोनों ही पक्ष का लाभ होगा और जो विवाद जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं इसका समाधान और हल निकालने के लिए एक रास्ता बनेगा। इसके बाद एएसआई की टीम की जिला प्रशासन के साथ, डीएम वाराणसी के साथ, पुलिस कमिश्नर के साथ एक बैठक होती है। बैठक में कुछ चीजें तय होती है, क्या जरूरी चीजें जो है वो एएसआई को चाहिए, किस प्रकार की प्रशासन सहयोग कर सकता है। और आज सुबह से ही ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी है। अभी अगर बात करें तो जुम्मे की नमाज का वक्त है। इस समय सर्वे का काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से बातें निकल के सामने आ रही है कि एएसआई जो है और भी मोहलत मांग सकती है। सर्वे के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करेंगे क्योंकि इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि किसी प्रकार की खुदाई सर्वे के दौरान नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार आशंका जता रहा था कि खुदाई के नाम पे मस्जिद परिसर को नुकसान विवेक, जैसा अभी आपने है। बताया कि जुम्मे की नमाज को देखते हुए सर्वे रोका गया है, क्या अभी आगे ये सर्वे और भी चलेगा आज के लिए? जी बिल्कुल, आगे सर्वे जारी रहेगा। ये सर्वे तब तक जारी रहेगा जब तक कुछ पुख्ता चीजें वहां से निकल के सामने नहीं आ सकती हैं। अगर सर्वे आज कंप्लीट नहीं होता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई की टीम बकायदा सर्वे के लिए और दिन की मोहलत मांग सकती है ताकि एक एक पहलू की जांच हो सके। कार्बन डेटिंग से जांच हो सके, डीपीआर नई तकनीक के प्रयोग से सर्वे हो रहा है। तमाम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया जा रहा है ताकि ये जो पुरानी मस्जिद है जिससे मुस्लिम पक्ष को मस्जिद होने का दावा कर रहा है, हिंदू पक्ष से मंदिर होने का दावा कर रहा है। 600 साल से मुस्लिम पक्ष लगातार यहाँ आके इबादत कर रहा है और ज्ञानवापी परिसर का जो इतिहास है वो 1000 सालों से भी अधिक का बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये खुद पे एक राष्ट्रीय धरोहर है और राष्ट्रीय धरोहर से छेड़छाड़ की बात जो है मुस्लिम पक्ष करता रहा है। उस मुस्लिम पक्ष ने बाकायदा राम जन्मभूमि का भी जिक्र किया कि किस प्रकार बाबरी मस्जिद के साथ ऐसा हुआ, तो उन्हें डर था कि कहीं ज्ञानवापी में भी इस तरह की चीजें न हो पाए, इसलिए वो पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका लेके गए। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सर्वे की इजाजत दी, सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष की याचिका को पास ओवर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई अब सबसे आखिरी में होगी। अब एएसआई की टीम पे ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से सर्वे को अंजाम देना है और कितने दिनों कितने घंटे का काम आना बाकी है। अब तक कितना काम हो गया है एएसआई की टीम आज काम खत्म करने के बाद जानकारी देगी और कितनी उनको और काम करने की जरूरत है, कितना समय उनको चाहिए, ये प्रपोजल जो है जिला प्रशासन के पास, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास एएसआई की टीम रखेगी ताकि आगे भी उनको सर्वे की इजाजत मिल सके। विवेक, देखिए, इस जुम्मे की नमाज को देखते हुए सर्वे अभी रोका गया है। किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? सुरक्षा के अभी इंतजाम कैसे हैं?
देखिए, अगर बात की जाए तो कल जब एएसआई और जिला प्रशासन की बैठक हुई थी तो सुरक्षा एक बड़ा मामला था। उन्होंने कहा था कि कल से सर्वे शुरू करेंगे, जुम्मे की नमाज भी है, ऐसे में भीड़ बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, सावन का महीना चल रहा है, काशी विश्वनाथ परिसर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और जुम्मे की नमाज है, ऐसे में दोनों पक्ष अपने अपने जो पूजा पद्धति है उसको लेकर जो है वहाँ पे भीड़ देखी जा सकती है। और शासन ने बेहतर सुरक्षा, पुख्ता व्यवस्था इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पूरा चौकस इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सावन को देखते हुए वैसे भी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज एक बड़ा दिन है, एएसआई सर्वे कर रही है, तो उसके लिए अलग से भी वहाँ पे टुकड़ी जो है वो फोर्स की लगाई हुई है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। जुम्मे की नमाज है, जाहिर तौर पे कई लोग नमाजी यहाँ आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, तो भीड़ होगी। उस भीड़ को भी कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। मयूरी जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर जिले के जिला अस्पताल और सीएचसी का निरीक्षण करते हैं, लेकिन अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बाराबंकी जिले में रामनगर सीएचसी से सामने आ रहा है, जहां सीएचसी में नर्स प्रियंका और नीलम डिलीवरी के बाद पीड़ित से रुपए मांग रहे हैं, साथ ही धमकी देते हुए हैं कि पैसा नहीं दिया तो जन्म प्रमाण पत्र व प्रसव होने का पैसा नहीं देने दूंगी। यही नहीं, पैसे ना पाने पर 102 एम्बुलेंस से मरीज को उतारने का प्रयास किया गया। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी रामनगर को लिखित शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। कर दो, हमारे हड़ताल की पेमेंट, हमने बोला कि ऐसा आ जाए तो पेमेंट करें। उन्होंने कहा कि नहीं पेमेंट जल्दी करो, मेरी ड्यूटी छूटने वाली है। तो हमने पूछा कितने रुपए पेमेंट है, तो उन्होंने कहा कि 3000 रुपया दो, उससे तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा और खाता में पैसा आ जाएगा। हमने 3000 रुपया उनको दे दिया और 300 रुपया जो उसके साथ में जो बच्चा लेती थी उनको दिया। उनसे पूछा तुम्हारा कितना पेमेंट, उन्होंने कहा 300 रुपया, हम उनको 300 रुपया दे दिया। उसके बाद 102 नंबर पे एम्बुलेंस में जब लेटाया अपने मरीज को, तो मेरा पेशेंट उतारने लगे, एक वो कंपाउंडर थे, उन्होंने उतारने लगे, कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती झांसी पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मणिपुर जैसी घटनाओं की सभी पार्टियों को जिम्मेदारी लेना चाहिए, जिससे इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के बयान से मणिपुर में अपमानित हुई महिलाओं का सम्मान नहीं लौटेगा। समाधान तो इससे होना है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने राज्य को कंट्रोल करें, इस प्रकार की घटनाओं को रिपीट ना होने दें। साथ उन्होंने कहा कि यूपी में योगी मॉडल पर कि ये तो हरियाणा के खट्टर जी को तय करना है कि क्या करें। मैं ये कहना चाहती हूँ, कानून को अपना काम करने दें, सरकार को अपना काम करने दें और मीडिया जन कोशिश करें कि दंगा आगे ना बढ़े और सरकार कोशिश करे कि कोई अपराधी छूटे ना। जो योगी सरकार करते हैं यूपी में, जो गिराते हैं बुलडोजर से जो अपराधी होते हैं, ऐसा क्या वहाँ ऐसे सिस्टम होना चाहिए? ऐसा ये तो खट्टर जी को तय करना है। अच्छा, संसद सत्र नहीं चलने दे रही है, जो डॉट इंडिया बनी है मणिपुर को लेकर के, उसमें अब उनकी जो डिमांड है कि प्रधानमंत्री जी बयान दें। बरेली के भोजीपुरा इलाके में अवैध रूप से संचालित मदरसे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। पुलिस प्रशासन के अफसरों ने गुरुवार सुबह गांव रूपपुर में स्थित अवैध मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक यह मदरसा सरकारी स्कूल के जमीन पर बनाया गया था। प्रशासन की कार्रवाई से इलाके में खलबली मची रही। जानकारी के मुताबिक भोजीपुरा इलाके के गांव रूपपुर में 5 साल से नूरी मदरसा संचालित था। किसी ने प्रशासन से गोपनीय शिकायत की कि यह मदरसा सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध रूप से बना है। इस पर जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाई गई। प्रशासन की ओर से मदरसा संचालकों
को इसका नोटिस जारी किया गया था। गुरुवार को सुबह ही नवाबगंज के एसडीएम राजेश चंद्रा और सीओ फोर्स के साथ रूपपुर गांव पहुंच गए। अवैध मदरसे के ध्वस्तीकरण में 4 बुलडोजर लगाए गए और मदरसे की इमारत को जमींदोज कर दिया गया। मैनपुरी में चल रहे अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जहां फिर एक प्रसूता की प्रसव के दौरान मौत हो गई। पूरा मामला जनपद मैनपुरी का है, जहां दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम कपूरपुर निवासी मोहित अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा मरीज के इलाज में कोताही करने के कारण मोहित अपनी पत्नी को लेकर दीवानी रोड ईशन नदी तिराहे पर स्थित एक निजी अस्पताल अशोक पुष्प लेकर पहुंचे, जहां मौजूद स्टाफ ने मरीज के साथ आए लोगों को भरोसे में लेकर प्रसूता का ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद मरीज की हालत बिगड़ गई। जिसके बाद अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने एम्बुलेंस बुलाकर मरीज को दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा। इस दौरान प्रसूता की मौत हो गई। स्टाफ के कर्मचारी अस्पताल में ताला लगाकर फरार हो गए। एडिशनल सीएमओ की कमेटी बना दी गई। सारे तथ्यों के साथ शाम को 5 बजे तक वो लोग रिपोर्ट करेंगे। सर, लगातार आपके द्वारा कहा जाता है कि जांच की जा रही है, टीमें गठित की जा रही हैं, लेकिन वो कागजी स्तर पर रहती है। अभी तक कोई भी डिटेल सामने निकल के नहीं आती है। अब मैं अभी जल्दी ही आया हूँ, इसके बारे में जल्दी ही आप लोगों को कुछ ठोस नतीजा मिलेगा। फिलहाल में आपको इससे पहले भी एक क्लिनिक के बारे में बात की गई थी, तो मैंने दांतों का था, उस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आपके द्वारा बताई गई। दिखवा नोट करा, ठीक, इसको मैं देखता हूँ। मैनपुरी जिले में कितने हॉस्पिटल ऐसे संचालित रजिस्टर्ड हैं? रजिस्टर्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक कुल मिलाकर के 85 हॉस्पिटल। मौत हुई है, कैसे हुई है? वो डिलीवरी केस था उनके जी, फिर कहाँ से कहाँ लेके आए? मैं लेके आए थे सरकारी में सबसे पहले। ठीक है। वहाँ मुझे कुछ सुनवाई नहीं लगी, तो मैं वहाँ से मैंने कहा प्राइवेट दिखाएंगे हम अपना मरीज। ठीक है, फिर कहाँ लेके पहुँचे? हम लेके गए तो उसके हॉस्पिटल में वाले। क्या नाम है उसका? पुष्पा वाले में, अशोक पुष्प। हाँ, अशोक पुष्प में। फिर क्या हुआ? तो वहाँ मैंने अपने मरीज को दिखाया, पहले बात की पहले डॉक्टर से जी। तो हमने ऐसे से मेरा मरीज है, डिलीवरी केस है, अगर नॉर्मल होता है तो आपके बस में हो तो कर सकते हो। अब उन्होंने बोला कि घबराने तो ऐसे बात हो रही भैया, तो हमने भी तो क्या करें, हमने कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई नहीं, मेरे को मरीज के पास ही नहीं जाने दे रही है। इनको छोटे भाई को मेरे को मरीज के पास नहीं जाने दिया, तो इन्होंने वो डॉक्टर एकदम भागा गाड़ी लेके, तुरंत एम्बुलेंस लेके आया। एम्बुलेंस इन्होंने बोला सैपिर ले जाओ उनको, सैपिगिरी रेफर। अच्छा, किस हॉस्पिटल का ये पूरा मामला रहा? किस हॉस्पिटल में आप लोग एडमिट कराने ले गए थे? अब कौन सा ये है दीवार रोड पे जो झांसी में हो रही लगातार तेज बारिश आम लोगों के लिए आफत बनकर टूट रही है। बारिश के चलते झांसी के मऊरानीपुर में कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसके मलबे में दबने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि लगातार हो रही बरसात के चलते बच्चे बारिश में खेल रहे थे। उसी दौरान एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया और मासूम बच्चा मलबे की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आनन फानन में परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में मातम छा गया। हालांकि तहसील प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। घटना ये घटी कि हमारा एक कच्चा मकान बना था। अच्छा, वहाँ पर जो है बच्चा खेल रहे थे, अंदर था। वो कच्चा मकान गिरा, जो बच्चा हमारा हताश हो गया। अच्छा, पार हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, कच्चा बारिश से होगा मकान गिरा कि और कैसे? बारिश से गिरा था। बारिश कल से बारिश हो रही। अच्छा, कल से बारिश से मकान गिर गया। कितने साल का बच्चा था? बच्चा कम से कम कितने 7-8 साल, 4-5 साल का बच्चा है। 4-5 साल। प्रशासन को आपने सूचना दी? प्रशासन को आपने? अब सीधे जैसे गिरो, अभी अस्पताल ले लिया, प्रशासन को कुछ। संभल में अल्ट्रासाउंड संचालक पर गाज गिरी है, जिसके बाद संचालक के पिता की बौखलाहट सामने आई है। बता दें कि पूरा मामला कोतवाली गुन्नौर के ममता नर्सिंग अल्ट्रासाउंड सेंटर का है, जहां संचालन करते हुए फर्जी अल्ट्रासाउंड पर स्वास्थ्य विभाग ने
छापेमारी की कार्रवाई करते हुए सेंटर को सील कर दिया। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे सेंटर पर एसीएमओ पंकज बिश्नोई ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई की है, जिसके बाद संचालक के पिता का गुस्सा फूटा है। बता दें कि जब एसीएमओ के साथ नोडल कार्रवाई करने पहुंचे तो संचालक के पिता ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी, लेकिन इस पर स्वास्थ्य विभाग का कोई रिएक्शन नहीं आया और जवाब में नोडल ने आरोपों को निराधार बताया है। जिसकी सूचना मिलने पे यहाँ पे आके जांच करी गई, उसमें इसको अल्ट्रासाउंड करते हुए यहाँ पे पाए गए और उसके खिलाफ अब जो है कानूनी रूप से कार्रवाई की जाए। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है कि जुनावई में एक जनता अल्ट्रासाउंड चल रहा है, वो भी अवैध चल रहा है। थैंक यू। और आरोप है कि पैसे लेकर के खुलवाया गया था, ऐसा आरोप है जो यहाँ पे संचालक है। बाकी जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो बाद में देंगे। अभी इससे संबंधी हम कार्रवाई कर लें, इसीलिए अभी इसी मशीन के बारे में बात करना चाहिए। नहीं, जो अल्ट्रासाउंड संचालक के पिताजी हैं इस समय जो यहाँ हैं, उसके बारे में उनका कहना है कि पैसे लेकर के हमें मशीन दिलवाई गई, हमने पैसे दिए, उसके बाद ये चलाया था ये। हाँ जी, इन्होंने खुलवाया है। और कोई जानकारी देना चाहेंगे आप? हाँ, जानकारी देंगे। इन्होंने जाने का हमारा बंद हो गया था हॉस्पिटल पहले 2-3-4 साल पहले, तो इन्होंने कही हॉस्पिटल तुम खोलो चलाओ, कोई हेडेक मत करो, हम बैठे तो हैं। आप कोई भी मिल गए, हम सब हमें ऐसा काम नहीं कर रहे, हम नहीं आप खोलो मेरे निर्दोष चलाओ, हम बैठे, हम किस बात के लिए हैं? पैसा दो, काम करो धड़ाधड़। नशे के काले कारोबार को रोकने के लिए योगी सरकार नशा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कई बार आदेश दे चुकी है, लेकिन गोंडा जिले में नशा माफिया युवा पीढ़ी की जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के महराजगंज और पांडे बाजार पुलिस चौकी का है, जहां धड़ल्ले से नशे का काला कारोबार किया जा रहा है और स्थानीय पुलिस का रवैया किसी मिली भगत से कम नहीं है। युवा पीढ़ी में नशे की लत शराब या सिगरेट की नहीं है, बल्कि गांजा, अफीम, स्मैक और नशीली दवाओं का है। और यही वजह है कि इलाके में क्राइम और अवैध धंधे भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और क्षेत्र में बाइक चोरी, लूटपाट, मारपीट जैसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। पुलिस के द्वारा क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? जनपद गोंडा पुलिस द्वारा जहां कहीं भी ऐसी जानकारी मिली है, कहीं किसी भी तरह से एनडीपीएस या इस तरह के नारकोटिक्स अगर कहीं बेचने की सूचनाएं मिल रही हैं, पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है और अधिक से अधिक संख्या में कार्रवाई की गई है। और जहां एक तरफ हम लोगों के द्वारा जो ऐसा कुछ जानकारी मिलने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे जो कारोबारी थे जो पुराने जिनको जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ उनको सजा दिलाने का भी कार्य किया गया है। इस वर्ष 2023 में हम लोगों के द्वारा कम से कम 2 दर्जन अभियुक्त गणों को सजा कराई गई एनडीपीएस एक्ट के तहत और ये क्रम लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।